नाउ अभी आपको जब टैक्स का पेमेंट करना है एंड यू नो दैट यू आर एन एलिजिबल पर्सन, सो आपको ये कैटेगराइज करना है कि आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, एजेंट हो या रेस्टोरेंट केटरिंग बिजनेस में हो। नाउ सपोज इफ यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, राइट है, सो मैन्युफैक्चरर कौन से मैन्युफैक्चरर कॉम्पोजिशन नहीं ले सकते हैं? ओनली एंड ओनली इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला, एरिएटेड वाटर, आइसक्रीम एंड टबैको। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, करेक्ट। बट अदर देन दीज फोर मैन्युफैक्चरर, कोई भी अदर मैन्युफैक्चरर हो, he is eligible to avail the benefit of composition scheme, करेक्ट। दैट मीन्स वो अपने 1.5 करोड़ रुपए तक की सप्लाई या 75 लाख तक की सप्लाई पे कॉम्पोजिशन का बेनिफिट ले सकता है। दैट मीन्स इट इज फॉर द मैन्युफैक्चरर दैट ही कैन अवेल दिस बेनिफिट। सो उसका जो भी टोटल टर्नओवर होगा उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, सपोज इफ आई एम हैविंग अ पैन नंबर जहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरा महाराष्ट्र के अंदर, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गुजरात के अंदर। सो जो गुजरात के अंदर जो मेरा टर्नओवर होगा उसके लिए मेरे को जो भी उस स्टेट में टर्नओवर है उसमें 0.5 CGST 0.5 SGST मेरे को पेमेंट करना है। सिमिलरली फिर जो गुजरात के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका जो टैक्स है मेरे को गुजरात के स्टेट में भरना है, करेक्ट है। नाउ हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द एज अ मैन्युफैक्चरर जो भी आपका यहाँ पे टैक्स होने वाला है, CGST 0.5%, SGST 0.5% of the turnover. Turnover means the state wise turnover and not the aggregate turnover. Aggregate turnover is basically calculated just to see whether you're eligible or ineligible. Now आपने eligibility निकालनी है, आपको टैक्स का पेमेंट करना है, करेक्ट है। सो यू नो दैट वॉट एवर सेल्स यू आर डूइंग, राइट है, उस पर आपको फ्लैट 1% का टैक्स का पेमेंट कर देना है। टोटल टर्नओवर के ऊपर 1% का आपको टैक्स का पेमेंट कर देना है, करेक्ट है। सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट यू आर इनटू अ सर्विस ऑफ रेस्टोरेंट एंड केटरिंग, करेक्ट है, यहां पे हमने देखा इन जनरल सर्विस प्रोवाइडर्स आर नॉट अलाउड टू अवेल द composition levy, but there's a specific exclusion as far as restaurant and caterers are concerned. So in case if you're into the business of restaurant and catering, then also you can pay flat you can take the benefit of composition levy, or you can pay GST at the rate of 2.5% for CGST, 2.5% for SGST on the turnover, correct है। is this thing clear to you guys? So here also for a state level आपको turnover निकालना है। that means applicability जो होगा आपका composition का, this applicability of the composition is pan wise applicability, we've already seen it is payment of composition is state wise। तो एलिजिबिलिटी के लिए हमको पैन वाइज जाना है, बट जब पेमेंट की बात आने वाली, एप्लीकेबिलिटी इज पैन वाइज, बट जब पेमेंट की बात करता हूं इट इज स्टेट वाइज, राइट। यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल। आप सडनली उठ के नहीं बोल सकते कि मेरे को कॉम्पोजिशन में कल से जाना है। सो इफ यू वांट टू गो इनटू कॉम्पोजिशन, आपको 1st of April के से आपको शुरू करना पड़ेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू इंटीमेट टू द डिपार्टमेंट बिफोर एंड ओनली दैट फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द कॉम्पोजिशन स्कीम, करेक्ट है। सो जो भी मेरा टर्नओवर है एज अ रेस्टोरेंट बिजनेस, उसके ऊपर फ्लैट में 5% का टैक्स पेमेंट करूंगा। जो भी मेरा टर्नओवर है एज अ मैन्युफैक्चरर, उसके ऊपर मैं फ्लैट 1% का GST का पेमेंट करूंगा, राइट। नाउ आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरर, आई एम नॉट अ रेस्टोरेंट केटरर, बट आई एम अ नॉर्मल ट्रेडर एंड एजेंट हु डज नॉट बेसिकली डू इंटरस्टेट सप्लाई। तो मैं वो स्टेट के अंदर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं एंड आई एम नॉट अ सप्लायर ऑफ अ non-taxable goods, correct, and I'm not supplying goods through an e-commerce operator also. So in this scenario what is going to happen is that I have to pay 0.5% on my taxable supplies only, on my taxable supplies only. Very important, it is only and only on taxable supplies. But in case of manufacture and restaurant and catering, it is on the total turnover that is taxable as well as exempt. But in case of your trader or agent, it is only on the taxable supplies. It is only on the taxable supplies that you have to make the payment of taxes. Is this thing clear to you guys? So for traders, GST has to be paid only and only on the taxable supplies and not on what? Not on the total turnover. But in case if you're a manufacturer, restaurant and catering business का आप रन कर रहे हो, then जो भी आपका total turnover है, whether it's taxable or exempt, पूरे के ऊपर आपको 5% और 1% जो भी आपका एप्लीकेबल है उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइज? वेरी सिंपल, राइट है। सो अभी हमने देख लिया कि पहले
पिछले साल की एलिजिबिलिटी हमने चेक किया, देन वी सॉ करंट ईयर के अंदर इफ आई एम एन एलिजिबल पर्सन, मैं 6 कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करना चाहिए. देन आई अंडरस्टूड दैट आई एम नॉट फॉलोइंग इनटू दीस 6 कैटेगरीज, देन आई एम एन एलिजिबल पर्सन हु कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन. नाउ व्हेनेवर आई वांट टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन, आई हैव टू सी दैट व्हाटएवर इज माय टर्नओवर, उसके ऑन दैट टर्नओवर आई हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस. सो अकॉर्डिंगली आई अंडरस्टूड दैट इफ अ मैन्युफैक्चरर and I have to make the payment of 1% of tax on my total turnover, whether it is taxable or exempt, I have to make the flat payment of taxes on my turnover, right? So if when I'm making the flat payment of taxes on my turnover, I cannot avail the benefit of ITCs on my purchases, neither I can collect the GST from my customers and make the payment to the government. Correct? Is this thing clear to you guys? यहाँ तक का सब कुछ फंडा clear हो गया? Now if a new registered person, today I have no history of my business, as a new person, if I want to go and apply for registration, and if I am an eligible person, that means I do not intend to sell on through e-commerce operator, I do not intend to supply interstate, or I am not providing non-taxable supplies, I am neither a manufacturer of pan masala, heated water, ice cream, tobacco, I am not an ICTP or NRTP, then as a new person I can directly day one say I can go and jump to take the benefit of composition, because ये वाला conditions तो मेरे लिए applicable है ही नहीं, because I'm a new business player, correct? So in that scenario, taxable person obtaining new registration, in case if I'm obtaining a new registration, then exercise of option, right, that I want to go for composition can be done at the time of registration under section 22. जब मैं registration का फॉर्म भरूंगा section 22 के अंदर, जब मैं डिटेल्स भरूंगा, उसके अंदर जब मेरा पार्ट बी होगा इन फॉर्म part B of GST REG 1, I can go for the exercising this particular option. Clear? Is this thing clear? So here when we are saying that you cannot opt for composition in the middle of the year, it is not applicable for the new registration. For the new registration, तो जिस दिन धंधा स्टार्ट करेगा उस दिन से करने वाला, राइट है. बट इफ आई एम इनटू द बिजनेस एग्जिस्टिंगली, मेरा प्रीवियस ईयर का हिस्ट्री देखा, इट इज लेस देन 1.5 CR, सो आई नो दैट आई कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन. तो ऐसा तो नहीं है कि अप्रैल से जून तक मैं नॉर्मल जाऊंगा, फिर जुलाई से मैं फिर कॉम्पोजिशन जाऊंगा. यू कैन नॉट डू दिस, करेक्ट? सो और ऐसा भी नहीं कर सकते कि जुलाई से वापस मैं कॉम्पोजिशन जाऊंगा, करेक्ट? सो रजिस्टर्ड पर्सन, इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन switching to composition and you want to switch to composition, this you have to read with section 18 of ITC, which we'll be doing with when we're doing in ITC, correct? So in this scenario, what is going to happen is that file intimation prior to commencement of the financial year. मेरे को डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा prior to commencement of the financial year that GST CMP 02 के अंदर, right? I have to file GST CMP 02. I have to file an intimation prior to commencement of the financial year that from this financial year I am going to opt for my composition levy plus GST ITC 03, जिसके अंदर मैं बेसिकली अपना ITC का सारा डिटेल दूंगा. दैट हैज टू बी फाइल्ड विद इन 60 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, करेक्ट? सो 60 दिन के अंदर अंदर मेरे को ITC का भी डिटेल देना पड़ेगा एज पर रूल 44. दिस विल बी गोइंग इन डिटेल व्हेन विल बी स्टार्टिंग द ITC का चैप्टर. इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइस? नाउ during the financial year, previous financial year हमने देख लिया कि I am not falling under, I can take the benefit of composition. Current financial year के अंदर I have opted for composition. Now during the current financial year, suddenly what happens is that my turnover blows out of proportion and मेरा turnover 1.5 CR के ऊपर चला गया. Then what to do? Can I still continue my composition levy? No. So I can opt out from the composition levy and I will become a normal registered person. Clear? So during the current financial year, if the aggregate turnover crosses 1.5 CR, then I become a normal registered person and then I will have to basically start charging the GST, correct? Now, or if any of the condition which is mentioned, if I violate any of the condition, then I become ineligible for this composition levy. Clear है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? So अगर मैं ineligible हो गया, then it is allowed at any point during the year that I can opt out from this composition. Clear है? Is this thing clear? But in case of self withdrawal, right है, तो I can do it only at the beginning of the next year. I cannot just randomly come in between and say that from tomorrow onwards I want to go for a
normal registration. I cannot do this, correct? So July tak if I'm doing composition, I cannot say from the August I will go into regular, right? You cannot do that, right? So self withdrawal is only possible from the next financial year, that is April 1st April 2000, right? Then I become a normal registered person. Clear? And whenever I'm shifting myself from composition to normal, either in case of violation of condition, either in case of turnover मेरा क्रॉस हो गया या फिर मैं सेल्फ विड्रॉ कर रहा हूं, आई विल हैव टू फाइल एन इंटीमेशन सुओ मोटो, सेल्फ मेरे को इंटीमेशन देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को दैट आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, दैट आई एम नॉट टेकिंग द बेनिफिट इन जीएसटी सीएमपी 04 within 7 days of the event. जिस दिन मेरा 1.5 CR क्रॉस हुआ, within 7 days I have to file GST CMP 04 and I have to give an intimation that now I am going to become a normal registered person. Or if I basically becomes ineligible for by violating any condition, then also I will have to file this particular form. Now, what do you mean by this violation of condition? If suppose a proper officer, right, he has a reason to believe that this particular person is opting for composition, he is not eligible, right? For some reason he believes that he is not eligible, या तो turnover का issue है, whatever may be, right? So what he will do is that for taking out his reasons to believe into reality, what he will do is that he will issue a show cause notice in CMP 05. Now this show cause notice, he will say that as per me you are not eligible to avail the ITC composition levy, so please explain us why you should continue with this composition levy. So for this the taxable person will reply within 15 days in CMP 06. Now after receiving its reply, very simple, the proper officer will review all the replies. He has to issue an order within 30 days of receipt of reply. Within 30 days of receipt of reply, he will have to issue an order stating or accepting or rejecting the composition, basically accepting or denying the section 10 का benefit. Clear है? Is this thing clear to you guys? राइट है. सो अगर कोई भी रीजन से आई एम ऑप्टिंग आउट ऑफ दिस कॉम्पोजिशन लेवी, आई विल हैव टू फाइल CMP 04 एंड हैव टू इंटीमेट टू द डिपार्टमेंट दैट आई एम गोइंग नॉट गोइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम एंड आई विल बी कॉल्ड एज अ नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन. नाउ वंस आई एम रजिस्टर्ड एज अ नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन, आई कैन नॉट इश्यू बिल ऑफ सप्लाई, आई विल हैव टू इश्यू टैक्स इनवॉइस एंड हैव टू चार्ज GST, and on which ITC can be availed either of the parties. By as a seller, I can avail ITC on my purchases. As a seller, the person is going to buy from me, he can also avail the ITC. Clear? Since eligible to avail ITC, because I am eligible to avail ITC now, what is going to happen is that जो मेरे स्टॉक के अंदर ITC पड़ा है उसको भी मैं एक स्टॉक स्टेटमेंट बना के डिपार्टमेंट को दे दूंगा एंड दैट इज एन ITC 01 एंड आई कैन अवेल द ITC ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल. क्लियर है? दिस विल बी गोइंग इन डिटेल वंस विल बी डूइंग द ITC का चैप्टर. सो एज ऑफ नाउ जैसे इतना समझ लेंगे हम लोग कि एज ऑफ नाउ कि ये जो आपका स्टॉक स्टेटमेंट है उसके हिसाब से आपको एक ITC के लिए आपको स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा. क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? सो बेसिकली इफ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज फर्स्ट हमने प्रीवियस ईयर देखा, देन एलिजिबल हुआ, हम 1.5 CR तक हमने काम किया. नाउ इफ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इफ आई एम क्रॉसिंग दैट 1.5 CR, if I am violating certain condition, or if I want to do self withdrawal, is it possible? Not possible, that we saw. Clear? Now as an eligible person during this period when I'm using this benefit of composition, I have certain things to fulfill, right? So as an eligible person, what are the other important points which we have to look upon? So this MTR, what is MTR? We have already seen the person who is eligible, right? Manufacturer, trader, restaurant and caterers are allowed to supply services, right? Now what happens is that I am a manufacturer of TV. मैं टीवी बनाता हूँ. इफ आई एम टीवी मैन्युफैक्चरर, नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ टीवी मैन्युफैक्चर, और इफ आई एम स्मार्ट टीवी बनाता हूँ, सम न्यू काइंड ऑफ अ टीवी वेयर I have to go and install the TV, I have to train the person who is using this TV. For this particular thing, I charge a installation fees. Now this installation fees is basically service. But if I do not do this installation, this TV nobody is going to buy, correct? So now what happens is that this was a challenge which the industry was facing. So it was allowed to, it was stated that no doubt in general the services are service providers are ineligible to avail the ITC, but if it is in combination of a supply, then they made up a limit that up to 10% of your turnover in the state, up to 10% of turnover in the state or union territory, excluding interest and discount in previous financial year, or up to rupees 5 lakhs, whichever is higher of both, you can avail the basically the
this supply of this is allowed, right? So this supply of services will be added in aggregate turnover while calculating the eligibility. तो ये जो मैं aggregate turnover की बात कर रहा था eligibility निकालने के लिए, इसको include किया जाएगा, करेक्ट है? So this 10% और 5 लाख रुपीस तक का आपको बेनिफिट यू कैन राइट. सो सपोज इफ माई प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इज से 1 CR, सो अप टू 10% दैट इज 10 लाख रुपीस, यहां तक का सर्विस आई कैन give. If my previous year ka turnover is say 25 lakh rupees, so what I can do is maximum is what 2.5 lakh rupees tak ka service I can provide. I cannot provide more than this. If I am providing more than this, then I become ineligible and I cannot avail the ITC. Clear? Is this thing clear? So as of now, MTR is allowed to supply services up to 10% of turnover in the state union territory of the previous financial year. जो previous financial year का जो मेरा turnover है उसका 10% ही कर पाऊंगा मैं, करेक्ट है? सो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के दो रेलेवेंस है, एक टू चेक वेदर आईटीसी वेदर आई कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन. इफ आई एम ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सर्विसेज व्हाट आई कैन इश्यू. क्लियर है? सो हायर द टू के लिए अपना यूज होगा. एंड दिस सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो मैं करूंगा इस साल में, दैट हैज टू बी एडेड इनटू माय एग्रीगेट टर्नओवर for calculating the eligibility in the next year. Clear? This supply of services will be added in the aggregate turnover while calculating the eligibility. Clear? Now for determining the tax payable, right? जो मैंने यहाँ पे tax payable का बात किया, 0.5% of turnover, 0.51% of the turnover, 2.5% of the turnover, right? So for determining the tax payable, turnover in state और यूनियन टेरिटरी शाल एक्सक्लूड. जो टर्नओवर है उसको उसमें से मेरे को आई एम नॉट गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन सप्लाईज फ्रॉम 1st of April अप टू द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल, राइट है? सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक द पेमेंट इफ आई हैव ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन. सो मैं 1st April से लेके जिस दिन तक मैं लायबल होता हूं उस दिन तक मैं कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करने वाला हूं, करेक्ट है? Now, exempt supply of services provided by way of extending loans and advances in so far as the consideration is interest and discounted, right? So basically मैं जो मेरा turnover होगा उसके अंदर ना ही मैं turnover in state shall exclude supplies from 1st April up to the date of becoming liable, correct है? So for determining the tax payable, कितना tax payment करना है मुझे, मैं supplies को नहीं include करूंगा, and जो भी मैं interest वगैरह का charges कर रहा हूँ that also will not be included. Clear? Now this payment of taxes which I have to do, this payment of taxes will have to be done on the quarterly basis by 18th in the CMP 08. CMP 08 फाइल करूंगा और मैं 18 तक इसका टैक्सेस पेमेंट करूंगा एंड फाइल द रिटर्न बाय GST4 एनुअली बाय 30th of April, करेक्ट है? तो मेरे को GSTR4 फाइल करना है, एनुअल रिटर्न्स फाइल करना है एनुअली बाय 30th of April एंड CMP 08 एक फाइल करना है मेरे को, सॉरी CMP 08 के अंदर मेरे को टैक्स का पेमेंट करना है क्वार्टरली, राइट? सो क्वार्टरली पेमेंट एंड एनुअल रिटर्न फाइलिंग हैज टू बी डन, राइट? दिस इज व्हाट इज देयर एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न, करेक्ट? नाउ एनुअल रिटर्न जो इनको फाइल करना है that has to be done in GSTR 9A. In general case it is GSTR 9, but for the composition taxpayers it is GSTR 9A by 31st of December they have to file, correct? So return filing जो normal है due course के अंदर, that is one return GSTR 4 annually by 30th of April, but the annual return which they have to file that is in GSTR 9A by 31st of December. Clear है? Now, as a composition dealer, मैं जो मेरा bill of supply दूंगा, I have to mention that I am a composition taxable person and not eligible to collect tax on supplies. I have to clearly mention on that. And also on the notice board and sign board which is there outside my office, I'll have to put it that at every place of business, principal हो या additional हो, that composition taxable person हूँ मैं, correct है? Now, registered person paying tax under section 10. And when a taxable person is paying tax under section 10, he may not file fresh intimation every year. He may not file fresh intimation every year. He will not say every year on the first that I am going to avail this, unless and until he want to discontinue. एक बार discontinue किया तो वापस intimate करना पड़ेगा. तो once it is started, it is continued by default, correct? So he need not file fresh intimation every year to continue under composition. Clear? Is this thing clear? One second. Yeah. Now, this is what is there. Now, what used to happen was that this is generally for the person who is trading into goods, right, or as a manufacturer. So there was a big noise from the service industry कि why this discrimination and why we are not provided this particular composition का
benefit. So the government came out with section 10(2)(a), which speaks about this composition scheme for service providers and the person who cannot avail this composition due to this 10% का restriction. करेक्ट है. सपोज मेरा जो 10% से ज्यादा हो गया या फिर मेरा हायर ऑफ 5 लाख से ज्यादा हो गया, करेक्ट. सो इन दिस केस ही बिकम्स इनएलिजिबल MTR for reason may be service more than 10%, correct. For reason may be अगर मेरा सर्विस का कंपोनेंट 10% से ज्यादा है, and so what to do now, right? So in this scenario I can still avail the composition. In what scenario, right? So basically यहाँ पे because मेरा सर्विस 10% से ज्यादा हो गया, they say that you are a service provider, correct. So indirectly they say that you are a service provider, right? So you have an option to register. Option is given to registered person with aggregate turnover of less than 50 lakhs or equal to 50 lakhs in the previous financial year, right? है अगर मेरा पिछले साल में turnover, aggregate turnover is less than equal to 50 lakhs only, correct, excluding interest, right? Right, then only I can avail this benefit, and this basically I have to make the payment of taxes at 6% of turnover in the state or union territory excluding interest and discount, right? So 6%, 3% CGST, 3% SGST मेरे को पेमेंट करने का ऑप्शन है. As a service provider, if my aggregate turnover is less than 50 lakhs in the previous financial year, I have an option to choose composition levy where I make the payment of taxes at the rate of 6% of turnover in state or union territory, right? Now, if a service provider chooses this particular section 10(2)(a) composition levy, then the aggregate turnover in the previous financial year should be 50% or less. A plus ineligible NTR, we have seen that services more than 10%, not engaged in supply of non-taxable supply of goods and services, we already seen same condition, not engaged in making interstate outward supply of goods and services, not supplying goods and services through e-commerce operator, neither CTP, NRTP, not manufacturing ice cream, pan masala, tobacco, correct. It is same as basically the above condition, same thing is there, only thing, one condition that is missing is that is supply of service providers, correct. तो सर्विस प्रोवाइडर्स को बेसिकली वाई, बिकॉज सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ही वो क्लॉज बना गया है, दैट इज वाई दिस कंडीशन इज नॉट मेंशन, करेक्ट. तो सेम थिंग, सेम कंडीशंस, 5 कंडीशंस प्लस एक हो गया एग्रीगेट टर्नओवर का, राइट. सो सारे का सारा क्लब करके मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दिया, करेक्ट. This is what is there as far as your composition levy is concerned. So I request you guys to please revise this chapter in detail from the textbook which is given. I have covered everything from the textbook, so please go through the textbook. In the next session we will be continuing ahead, correct. So take care, bye bye, study well, tada.